फंडामेंटल में फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल क्यों है? फंडामेंटल शब्द क्यों जोड़ा गया है? इसके कई कारण हैं। पहला है कि ये बेसिक राइट है, दूसरा है मोस्ट प्रायोरिटाइज राइट्स है, तीसरा है मोस्ट वल्नरेबल है। इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट स्टेट प्राइमरली, नॉट सोलली। अब छुआछूत के खिलाफ जो फंडामेंटल राइट है वो तो कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, वो तो समाज के खिलाफ है, टायरेनिकल सोसाइटी जो है उसके खिलाफ है। छुआछूत तो सरकार का कोई पालन करती नहीं है। इसी तरह से फोर्स्ड लेबर, बेगारी, ये भी जमींदारों के खिलाफ है, न कि सरकार के खिलाफ। तो प्राइमरली इट इज इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट स्टेट, प्राइमरली इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट स्टेट। Some fundamental rights are only for citizens, but most of the fundamental rights are for all persons. Persons को citizen और non citizen दोनों में categorize किया जाता है. So they are primarily against state. And you know that in primarily against state, subjects had no right against state. जो प्रजा थी ना, प्रजा को कोई भी स्टेट के खिलाफ अधिकार नहीं होते थे, सिर्फ कर्तव्य होते थे. They had in fact unlimited political obligations. But we citizens are having rights against state as well. मैंने बताया था पिछली भी क्लास में कि सबसे कमजोर इंडिविजुअल है, उससे मजबूत फैमिली है, उससे मजबूत कम्युनिटी है, उससे मजबूत सोसाइटी, और सबसे मजबूत कौन है? स्टेट. तो सबसे मजबूत से सबसे कमजोर को जो खतरा होगा उसको लिए फंडामेंटल राइट्स. दिस इज अगेंस्ट स्टेट. सो टू बिगिन विथ, आर्टिकल 12 गिव्स डिफिनेशन ऑफ स्टेट. राज्य की परिभाषा. जिस राज्य के खिलाफ यह मूल अधिकार दिए गए हैं उस राज्य की परिभाषा क्या है? क्या यह परिभाषा डिक्शनरी की परिभाषा से मैच करती है, हाँ या ना? ना. अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती? क्योंकि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द स्टेट वुड बी दैट स्टेट इज अ लीगल एंटिटी हैविंग 4 एलिमेंट्स: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेंटी. और गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल. क्या यह डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द स्टेट है? यहां पे क्या जुडिशरी इंक्लूडेड है, हाँ या ना? है. क्या जुडिशरी का अगेंस्ट है इंडिविजुअल को राइट? क्या जुडिशरी प्रोटेक्टर है या ब्रीचर है? स्टेट इज पोटेंशियल ब्रीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियली इज पोटेंशियल प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसीलिए इस स्टेट की परिभाषा में जुडिशरी इंक्लूडेड नहीं है. तो क्या इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल. एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर यानी कार्यपालिका और विधायिका एट यूनियन एंड स्टेट लेवल. PSUs, public sector units, and any agency working under state. Any agency working under state. कहने का यह मतलब है कि स्टेट को क्यों डिफाइन किया गया है? इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि यह डिफिनीशन जो स्टेट का है वो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द स्टेट से अलग है. यह जो स्टेट का डिफिनीशन है यह भाग 3 के लिए है. इट्स नॉट अ जनरल डिफिनीशन ऑफ द स्टेट. इट्स ओनली मीन फॉर पार्ट 3. इसमें आपने देखा जुडिशरी इज कॉन्स्पिक्युअस बाय इट्स एब्सेंस. में जुडिशरी नॉट इंक्लूडेड इन दिस डिफिनीशन ऑफ द स्टेट. व्हाई? बिल्कुल, वो प्रोटेक्टर है, वो गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स के. अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं तो हम कहां जाएंगे? जुडिशरी के पास. यानी वो प्रोटेक्टर है, वो गार्जियन है. तो उस स्टेट की परिभाषा में वो कैसे आ सकता है जो उसका ब्रीचर है, जिसके अगेंस्ट दिया गया है? ठीक समझ में आ गया ना?
तो ये है आर्टिकल 12 समझ में आ गया। रियल फंडामेंटल राइट्स तो 14 से स्टार्ट होगा, लेकिन 12 और 13 जनरल इन नेचर है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि स्टेट किसको कहेंगे और संविधान लागू होने से पहले के कानून का क्या होगा, अगर मूल अधिकार से टकराए तो बाद का क्या होगा, ये सब चीजें बाद में आएंगी। तो दिस इज व्हाट आर्टिकल 12। नाउ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में वैसे तो 4 पार्ट्स हैं, लेकिन अभी हम लोग 3 पार्ट्स करेंगे, क्योंकि 24वें और 25वें संविधान संशोधन से तब चौथे पार्ट पे आएंगे। आर्टिकल 13(1) है, वो क्या कहता है, वो किसके बारे में कहता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संविधान लागू होने से पहले के कानून। और 13(2) कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कोई भी कानून संविधान से पहले का हो या बाद का, मूल अधिकार से अगर टक्कर खाएगा, रिपग्नेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, अपोजिट होगा, तो वो रहेगा या ढक जाएगा? क्या होगा? ढक जाएगा, इसका नाम ही मूल अधिकार है। तो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। दिस इज रिगार्डिंग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मीन्स वैसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले के कानून हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इक्लिप्स जानते हैं? आच्छादित होना, ग्रहण लगना, इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दैट पार्ट ऑफ लॉज which were inconsistent with fundamental rights would be eclipsed, would become dormant, would become unoperational। कहने का मतलब समझ में आया? जैसे बहुत सारे कानून जो है संविधान लागू होने से पहले के हैं, बहुत सारे कानून संविधान होने के बाद के हैं, चाहे जो मर्जी हो, मूल अधिकार से टक्कर नहीं खाना चाहिए। अगर मूल अधिकार से टक्कर खाएंगे तो पीछे चले जाएंगे, मूल अधिकार सामने रहेगा। जो भाग टक्कर नहीं खा रहा है वो रहे, वो इक्लिप्स नहीं होगा, लेकिन जो टक्कर खा रहा है वो इक्लिप्स हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि प्राइमेसी हैज टू बी गिवन टू फंडामेंटल राइट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स सेज दैट लॉज इनकंसिस्टेंट with fundamental rights would be eclipsed or dormant or inoperative और अनऑपरेशनल, जो भी लैंग्वेज बोलना चाहे। असली बात समझ में आ गई? ऐसा इसलिए किया गया ताकि फंडामेंटल राइट्स की वरीयता को बनाए रखा जा सके। ब्रिटिश समय के कई कानून अच्छे हैं, अधिकतर उस समय के कानून चल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे कानून थे जैसे इंपीरियल टाइटल देना, भेदभाव करना, प्रो जमींदार पॉलिसी अपनाना, जो हमारे मूल अधिकार जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसके खिलाफ जाता है। उस कानून को इक्लिप्स, डोरमेंट, इनएफेक्टिव, और फंडामेंटल राइट्स इफेक्टिव। समझ में आया? फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है? किससे? यूएस, यूएसए बिल ऑफ राइट्स। यूएसए संविधान के पहले 10 वर्ष में तो 10 संशोधन जो हैं वो राइट्स पे ही हैं। तो 13(1) है। 13(2) क्या कहता है? 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए, संविधान लागू होने के बाद के कानून जो बनते हैं और लागू होते हैं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लॉज inconsistent with fundamental rights would be severed or separated
इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेटेबिलिटी। वैसे कानून जो संविधान लागू होने के बाद बने हैं और वो भाग जो मूल अधिकार से टक्कर खाता है, उसका क्या होगा? उसको अलग कर दिया जाएगा, उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, उसको सीवियर कर दिया जाएगा। सीवियरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी और सेपरेटेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, असली बात क्या है, एसेंस क्या है? मूल अधिकार से टकराना मत, चाहे पहले के कानून हो चाहे बाद के कानून हो, उनसे टकराना मत। अगर टकराए तो खत्म। बोलते ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो वही वाली बात है, जो मूल अधिकार से टकराएगा जो कानून, वो चूर चूर हो जाएगा। ये तो चूर चूर नहीं होगा, इक्लिप्स हो जाएगा, और ये चूर चूर हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत सारे ब्रिटिश कानून थे, जिसके जिसके ब्रिटिश के काल के कानून जो थे, वो राय बहादुर किसी को दे दिया, सर का उपाधि दे दिया, और वो एक्सीलेंस के लिए नहीं, भक्ति के लिए। जो ब्रिटिश की भक्ति करेगा उसको राय बहादुर, शेरे हिंदुस्तान। और जो ब्रिटिश के खिलाफ बोल देगा, अरे ये तो सियारे हिंदुस्तान है। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं, नाइटहुड की उपाधि देते थे, सर की, राय बहादुर, देश इसकी केसरे हिंद, केसरे पंजाब। गांधी को भी दिए थे 1919 में। आजादी के बाद के संविधान की, मूल अधिकार की बात हो रही है। गांधी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उनके ट्रैप में आ गए थे और उनके वायदे पर विश्वास कर लिए थे। दोबारा गलती उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नहीं किया और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। मतलब पहली बार हमने आप पे विश्वास किया, मोंटेगो की अगस्त घोषणा आई कि हम सेल्फ रूल देंगे, और दिया क्या? डायरकी इन प्रोविंसेस। तो एक बार धोखा खाना कोई भी खा सकता है, कितना भी समझदार आदमी हो। लेकिन उसी बात के लिए दूसरी बार धोखा खाने वो क्या कहेंगे? बेवकूफ। इसलिए गांधी ने बोला इस बार नहीं, इस बार फ्यूचर टेंस में हम आने वाले नहीं है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, हम जीतेंगे, जिसमें आप हमारा साथ देंगे, तब आजादी के बाद तब हम आपको आजादी देंगे। बोले पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। वर्ल्ड वॉर 2 में आप खुद ही हार गए, तो एक गुलाम दूसरे गुलाम को क्या देगा? इसीलिए बाद की तो बात ही मत कीजिए, फ्यूचर टेंस को भूल जाइए, प्रेजेंट टेंस में आइए, तुरंत पावर ट्रांसफर कीजिए। अब मॉडर्न इंडिया पढ़े तो 13(1), 13(2) एंड आर्टिकल 13(3) डिफिनेशन ऑफ लॉज। लॉज की परिभाषा में कौन कौन से आएंगे? जो संविधान के कानून हैं, स्टैट्यूटरी कानून है, सर्कुलर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, वो कानून। अब इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि वो कानून जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं या जो वो कानून जो विशेष बहुमत से पारित होते हैं। ये बाद की बात आएगी जब झगड़ा होगा। एक तरफ 31, एक तरफ 39। एक तरफ सरकार कहेगी हम 39 तो लागू करके छोड़ेंगे, जमींदार कहेंगे हम अपना संपत्ति कैसे छोड़ दें। सरकार कह रही हम जमींदारी उन्मूलन करके छोड़ेंगे, जमींदार कह रहे हैं कि हम अपनी संपत्ति छोड़ेंगे नहीं। 31 और 39 का जब टक्कर होगा, मूल अधिकार और भाग 4 का टक्कर होगा, तब भाग 13(4) पे आएंगे और बाकी केसेस पे आएंगे, जिसमें चंपकम दो रायराजन केस है, शंकरी प्रसाद केस है, गोलकनाथ केस है, बैंक नेशनलाइजेशन केस, आरसी कूपर केस है, केशवानंद भारती केस है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मिनर्वा मिल्स केस है। ऐसे तो अभी इतना ही जानिए आप लोग। ये 13(1), 13(2), 13(3) समझ में आ गया? ये है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ लॉ। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो असली मूल अधिकार है वो स्टार्ट कहां से होता है? 14 से।